सभी को नमस्कार। इजी नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक और दो दो क्वेश्चन है इस टॉपिक से जरूर पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ जाता है तो इस टॉपिक से आपका कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आज जो टॉपिक है दैट इज द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। इससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो पीएच होती है, नॉर्मल जो पीएच की रेंज होती है दैट इज 7.35 टू 7.45। ये नॉर्मल पीएच होती है ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर जो बॉडी फ्लूइड्स है 7.35 टू 7.45 ब्लड की नॉर्मल पीएच है। उसके बाद जो होता है एसिड, किसको बोलेंगे हम? जो H पॉजिटिव आयन को डोनेट करता है। H पॉजिटिव आयन जो डोनेट करता है, रिलीज करता है, वो एसिड होता है। और बेस किसको बोलेंगे? जो H पॉजिटिव आयन को गेन करेगा। जो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करता है वो बेस है, और जो H पॉजिटिव आयन को दे रहा है वो एसिड है। तो ये एसिड और बेस का पता होना चाहिए कि H पॉजिटिव आयन को एसिड जो होता है वो डोनेट करता होता है, और जो बेस होता है वो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करता होता है। तो जो डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो एक्सेप्ट करता होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है। उसके बाद है CO2 का नॉर्मल लेवल। आपको पता होना चाहिए कितना होता है। जो CO2 का नॉर्मल लेवल है वो 35 टू 45 mmHg नॉर्मल लेवल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड के अंदर। नॉर्मल पार्शियल प्रेशर होता है CO2 का ब्लड में 35 टू 45 mmHg। तो फिर हम शुरू करते हैं। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हम किसको बोलेंगे? तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एल्कलोसिस के लिए हम एबीजी सैंपल लेते होते हैं। एबीजी, आर्ट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस। आर्ट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस, इसमें हम आर्ट्रियल सैंपल लेते होते हैं और उसके अंदर देखते होते हैं कि CO2 का लेवल कितना है, पीएच कितनी है नॉर्मल, और ब्लड के अंदर सोडा बाइकार्ब का लेवल कितना है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है। तो ये सारी चीजें हम एबीजी के अंदर देखते हैं, आर्ट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस जो हम करते होते हैं। तो इसमें अगर हम सैंपलिंग कर रहे हैं तो उसमें अगर CO2 का लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है और जो पीएच है वो कम है, तो इसका मतलब कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। CO2 जो होती है एसिडिक होती है। अगर CO2 का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ता है तो जो पीएच होती है ब्लड की वो ऑटोमेटिकली जो होती है वो कम हो जाती है। तो CO2 अगर 45 से ज्यादा है CO2 का लेवल, और जो पीएच है दैट इज लेस देन 7.35, तो कंडीशन क्या है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। कॉजेज क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी कंडीशन है जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कॉज करती है? इसमें सबसे पहले है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे। अगर कोई भी कंडीशन हमारे एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है तो उसकी वजह से हाइपोवेंटिलेशन होता है। जो ऑक्सीजन होती है वो अंदर प्रॉपर अमाउंट में नहीं जा रही है, और प्रॉपर वेंटिलेशन लंग्स के अंदर नहीं हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोवेंटिलेशन। तो ऑब्स्ट्रक्शन होगी एयरवे की, तो उसकी वजह से हाइपोवेंटिलेशन होगा। कौन कौन सी कंडीशन है जो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करती है? एस्थमा ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, एटिलेक्सिस, उसके बाद ब्रेन ट्यूमर, ब्रोंचाइटिस, ये आगे रेस्पिरेटरी में डिटेल में आएगी क्या होती है। ओपियोइड्स अगर कोई ले रहा है, मॉर्फिन है जैसे, कोई सिडेटिव्स ले रहा है मेडिसिन में, या किसी कोई एनेस्थीसिया का इफेक्ट है, तो दैट आल्सो कॉज द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एम्फाइसीमा है, निमोनिया है, पल्मोनरी अडीमा है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। ये सारी की सारी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज हैं जिसकी वजह से हाइपोवेंटिलेशन होता है, प्रॉपर एक्सचेंज नहीं होता गैसेस का, और CO2 का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है ब्लड के अंदर, और जिसकी वजह से जो पीएच होती है वो कम हो जाती है। तो ये सारी की सारी जितनी भी ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन है या जितनी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, दैट ऑल कॉज द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कॉज करती होती है, बिकॉज दैट कॉज द हाइपोवेंटिलेशन इन द लंग्स। सिम्टम्स क्या क्या आएंगे? पेशेंट है, CO2 का लेवल अगर बढ़ा हुआ है बॉडी में, लिथार्जिक फील करेगा, कंफ्यूजन फील होगा, डिजीनेस होएगी, हेडेक होएगा, और लेवल अगर CO2 का बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है तो पेशेंट कोमा में जा सकता है, पेशेंट को सीजर्स भी आ सकते हैं।
इसके अलावा अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, जो बीपी है वो डिक्रीज हो जाएगा, और रिदम है हार्ट की वो एबनॉर्मल हो जाएगी, दैट कॉज द डिसरिथमिया। वार्म प्लस स्किन होएगी, और कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि CO2 का लेवल बढ़ा हुआ है तो बॉडी कंपनसेट करेगी, तो रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी, और जो रेस्पिरेशन की डेप्थ है वो भी बढ़ जाएगी, डीप रेस्पिरेशन होएगी और रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो दैट इज द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। आफ्टर दैट इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस इसका उल्टा होएगा। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में क्या होता है, जो CO2 का लेवल है वो बॉडी में नॉर्मल से कम हो जाता है, यानी कि जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का दैट बिकम लेस देन 35 mmHg। CO2 का लेवल अगर कम होगा तो ऑटोमेटिकली जो pH है वो इंक्रीज हो जाएगी। कॉजेज क्या क्या है इसमें, सबसे पहले है ओवर स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। कोई भी कंडीशन है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है, यानी कि गैसेस का एक्सचेंज ज्यादा हो रहा है, और जो CO2 है वो ज्यादा एक्सपेल हो रही है, और जिसकी वजह से बॉडी में CO2 का लेवल है वो कम हो रहा है, तो हाइपर वेंटिलेशन होएगा। हाइपर वेंटिलेशन की वजह से CO2 का लेवल है वो कम हो जाएगा। कौन कौन सी कंडीशन है जो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कॉज करती है, तो इसमें जो कंडीशन है, सबसे पहले अगर हाइपोक्सिया हो रखा है, हाइपोक्सिया हम किसको बोलेंगे, ब्लड में अगर ऑक्सीजन का लेवल अगर ब्लड में कम हो जाता है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, अगर ऑक्सीजन का लेवल कम होएगा तो स्टिमुलेशन होता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा वो स्टिमुलेट हो जाता है, और ऑक्सीजन के लेवल को इंक्रीज करने के लिए हाइपर वेंटिलेशन होता है, गैसेस का एक्सचेंज ज्यादा होता है, तो CO2 वहां पे कम हो जाती है। ओवर स्टिमुलेशन ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर, पेशेंट वेंटिलेटर पे है और हम उसको ज्यादा ऑक्सीजन दे रहे हैं, हमने ऑक्सीजन का प्रेशर है वो इंक्रीज कर दिया है, ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन हमने बढ़ा दी है, तो उसकी वजह से भी CO2 का लेवल है वो बॉडी में कम हो जाता है। पेशेंट को पेन हो रहा है, उसकी वजह से भी रेस्पिरेटरी सिस्टम ओवर स्टिमुलेट हो जाएगा, हाइपर वेंटिलेशन होता है। हिस्टीरिया है पेशेंट को, सीवियर एंजाइटी है, द ऑल कंडीशन कॉज द रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है प्रेगनेंसी में, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं प्रेगनेंसी में क्या होगा, जो प्रेगनेंसी होती है उसमें क्या होता है, जो हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, और जो हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन होता है दैट ओवर स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये ओवर स्टिमुलेट करता है, दैट ओवर स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन, ये रेस्पिरेटरी सेंटर को ओवर स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से फिर हाइपर वेंटिलेशन होएगा, और जो CO2 का लेवल है बॉडी में वो कम हो जाता है। उसके बाद सिम्टम्स क्या आएंगे, लगभग सिम्टम्स सेम ही होते हैं, डिजीनेस होएगी, पेशेंट लाइट हेडेक फील करता है, और CO2 का लेवल अगर कम हो रहा है तो पेशेंट को कंफ्यूजन होता है, बीपी डिक्रीज होएगा, पेशेंट को टैकीकार्डिया होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, टिटेनी, हाथ पैर मुड़ने लगेंगे, मसल वीक होएगी, और इसमें क्या होएगा, CO2 के लेवल को इंक्रीज करने के लिए जो रेस्पिरेटरी रेट है और जो डेप्थ है रेस्पिरेशन की वो कम हो जाएगी, ताकि एक्सचेंज कम हो और जो CO2 का लेवल कम हो रखा है बॉडी में वो इंक्रीज हो जाए। फिर है इनका ट्रीटमेंट, अगर बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे, बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ा हुआ है तो हम क्या देंगे पेशेंट को, ऑक्सीजन इंक्रीज कर देंगे, ऑक्सीजन का फ्लो इंक्रीज कर देंगे, पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन देंगे, पेशेंट को हाइड्रेट रखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर CO2 का लेवल इज मोर देन 50 mmHg, अगर 50 mmHg से CO2 का लेवल बढ़ गया है तो फिर सीरियस कंडीशन होती है, तो फिर उस कंडीशन में हमें पेशेंट को क्या करना पड़ता है, उस कंडीशन में हमें पेशेंट को इंटूबेट करना पड़ता है, तो हमें एबीजी वैल्यू चेक करनी है बार बार कि कितना लेवल है CO2 का, कितना ब्लड के अंदर pH कितनी है, तो ये सारा हमें एबीजी वैल्यू से पता लग जाता है। अगर CO2 का लेवल कम हो रखा है बॉडी के अंदर, तो इसके लिए हम पेशेंट को क्या करते होते हैं, पेशेंट का हाइपर वेंटिलेशन हो रखा है तो इसमें हम क्या करते होते हैं, पेशेंट को हम इसमें भी हाइड्रेट रखेंगे, रिड्यूस द एंजाइटी ऑफ द पेशेंट, एंजाइटी को रिड्यूस करेंगे, डिक्रीज फीवर, फीवर हो रखा है तो फीवर को कम करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आता है हमारा, वैल्यूज दी होती है, CO2 की वैल्यू दी होगी, pH दी होगी, इतनी है, पूछेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, एल्कलोसिस है, या फिर ऑप्शन में मिलेगा आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है। तो इसमें हमने CO2 और pH की वैल्यू देखनी है, अगर हमने CO2 का लेवल बढ़ा हुआ है
और पीएच कम है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, और CO2 का लेवल अगर 35 mmHg से कम है और पीएच 7.45 से ज्यादा है तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है। ठीक है, यही चीजें हमने चेक करनी होती है। एक साथ में इसमें सोडा बाइकार्ब का भी लेवल कई बार दिया होता है, तो उस कंडीशन में अगर सोडा बाइकार्ब का लेवल नॉर्मल है, जो सोडा बाइकार्ब है उसका जो नॉर्मल लेवल होता है दैट इज 21 to 28 मिली इक्वलेंट पर लीटर। जो सोडा बाइकार्ब होता है, बाइकार्बोनेट आयन जिसको हम बोलते होते हैं, इसकी नॉर्मल वैल्यू कई बार पूछ लेते हैं, दैट इज 21 to 28 मिली इक्वलेंट पर लीटर। तो ये वैल्यू भी कई बार दी होती है। अगर ये वैल्यू नॉर्मल रेंज में है तो उसके बाद हम देखते होते हैं CO2 की वैल्यू और पीएच की वैल्यू हमने सिर्फ देखनी है, और उससे हमें पता लग जाता है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कंडीशन दी होती है, एस्थमा है, ओपियोइड्स ले रहा है पेशेंट, सिडेटिव्स है, अंडर एनेस्थीसिया है, पेशेंट को पल्मोनरी एडीमा है, तो पेशेंट को कौन सी क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी कि एल्कलोसिस होगी, या फिर हाइपोक्सिया मिलेगा, हाइपोक्सिया है पेशेंट को, पेन हो रहा है पेशेंट, सीवियर एंजाइटी है, तो उस कंडीशन में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी कि एल्कलोसिस होगी। तो क्वेश्चन सिर्फ दो ही तरह से होते हैं, या तो वैल्यू दी होती है या फिर इनमें से कॉजेज दिया होता है कि इस कंडीशन में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या फिर रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस है। तो इजिली आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, बहुत ही, एक बार अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत ही इजिली आपका क्वेश्चन सोल्व होता है यहाँ से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। कुछ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पर्सनल एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है हमारा, आप उसमें ऐड हो सकते हो, और वहां पे हम आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे, और वहां पे आपको नोट्स भी अवेलेबल होंगे, तो आप अपना नंबर है वो ऐड करवा सकते हो ग्रुप में।